इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाला भाई राम राम। सरोज जी, आपने भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बाण भाई है ना हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी राम राम। तो सरोज जी, हाँ जी, तो आज जो है ना कार्यक्रम किसान वाणी है और इस कार्यक्रम में जो है ना हम कई तरह की बातचीत करेंगे और साथ साथ में हम जो है ना सबसे पहला भाई है ना एक बातचीत सुनावेंगे और वो रहेगी लीची के बाग लगाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि कौन कौन सी सावधानी रखनी है इसके बारे में। और इसके साथ साथ मौसम पर भी बात करेंगे, साथ में मंडी भाव भी बतावेंगे भाई है ना, और चर्चा भी करेंगे और जिस तरह के भाई जो फसलों में परागण क्रिया के लिए मधुमक्खी वंशों के प्रबंध पर, और साथ साथ में एक जानकारी देंगे, बहुत ही अहम जानकारी है सरोज जी, मेरा ब्यौरा जी। और इसके साथ साथ भाई किसान कॉल सेंटर की भी जानकारी देंगे है भाई है ना। तो सबसे पहले जो है ना सरोज जी भाई है ना एक बातचीत सुनवाएंगे कि भाई जो लीची के बाग लगाने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पर जो है ना नई फसल है ये भाई जो लीची है हमारे हरियाणा में किस तरफ जो है ना ज्यादा पैदावार हो सके इसकी, इस विषय ने लेकर भाई आज हमने जो है ना स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनिंदर सिंह जी को, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कोड़ से। तो आओ सुनते हैं सबसे पहले ये बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनिंदर सिंह, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय कोल से। आज हम उनसे जानकारी लेंगे लीची के बाग लगाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि जो किसान भाई हैं वो लीची के बाग लगा सकें। डॉक्टर मनिंदर सिंह जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिसाला भाई, आकाशवाणी के माध्यम से किसानों से जुड़ने और लीची की वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक बागवानी के बारे में चर्चा करने के लिए। डॉक्टर साहब, देखते हैं जैसे जो किसान भाई हैं कई प्रकार के बाग लगाते हैं, जैसे अमरूद का बाग है, आम का बाग है, या जामुन का बाग है, या और कई तरह के बाग लगाते हैं। पर जो लीची का बाग है उसको लगाने में किसान भाइयों को किन किन ऐसी बातों का ध्यान रखना है ताकि वो लीची के बाग सही समय पर उपयुक्त जगह पर लगा सकें। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, लीची एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और उचित मूल्य वाली फसल है। इसकी मांग विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में अच्छी रहती है। उचित किस्म का चयन, वैज्ञानिक बाग प्रबंधन, सिंचाई, पोषण, कीट रोग प्रबंधन और सही समय पर तुड़ाई एवं विपणन अपनाकर किसान इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि जो लीची की खेती है व्यावसायिक खेती के लिए इसको क्यों चुनना महत्वपूर्ण है। लीची की जो खेती है इसको व्यवसायिक चुनने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो लीची है, लीची की जो हमारी मार्केट की जो डिमांड भी ज्यादा रहती है गर्मी के समय में, और जो प्राइस है हमारे किसान भाइयों को जो खेती कर रहे हैं लीची की, उनको उसका रेट भी बड़ा अच्छा गर्मी के समय में मिलता है। तो इससे प्रति एकड़ हमारी काफी अच्छी मात्रा में हम इससे कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे देखते हैं कि जो लीची का पौधा है वो किस प्रकार की मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है और किस प्रकार की जलवायु उसके लिए होना जरूरी है। बिल्कुल, लीची के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है। फल विकास के समय पर्याप्त नमी और फल पकने के समय अपेक्षा शुष्क मौसम लाभकारी होता है। जहां तक मिट्टी की बात है वहां गहरी, उपजाऊ, अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे मिट्टी का जिक्र किया, जलवायु का जिक्र किया,
इसके साथ साथ जो भी किसान भाई हैं या जो बाग लगाना चाहते हैं, जो लीची का पौधा है उसके लिए किस प्रकार का पौधा लेना है और कितनी दूरी पर उसको लगाएं ताकि जो लीची का पौधा है अच्छी तरह से विकसित हो सके। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो लीची का है, हमारे जो अक्षेत्र की जो हमारी जलवायु है उसके अनुसार ही हम अपने लीची के वैरायटी को सिलेक्शन करते हैं, वैरायटी का चयन करते हैं। इसकी जो कि प्रमुख किस्में हैं वो शाही है, चाइना, कलकत्ता, रोज सेंटेड, मुजफ्फरपुर तथा देहरादून जैसी मुख्य प्रमुख किस्में हैं, जो कि हमारे हरियाणा के जो क्लाइमेट के लिए जो उचित किस्म है, इसमें हमारी रोज सेंटेड और कलकत्ता इसमें लगाई जाती है। रही दूरी की बात, दूरी में जो है हमारा इसमें कॉमर्शियल लेवल पर जो हम इसको डेंसिटी कम करके 8 बाई 8 मीटर पर और मैक्सिमम जो हमारी रिकमेंडेशन जो रहती है 10 बाई 10 मीटर पर हम इसकी दूरी रखते हैं। और जब हम इसको लगाते हैं, ये बरसात के समय में लगाई जाती है, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच पौधारोपण किया जाता है। और उससे पहले हम अपने खेत की प्रॉपर जून के महीने में गड्ढा खोदकर उसको तैयार कर सकते हैं, उसमें खाद डालकर हम उसको तैयार करके रखते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जो लीची का पौधा है वो 1 एकड़ में कितने पौधों की आवश्यकता रहती है? लीची का पौधे में 1 एकड़ में लगभग 63 से 65 पौधे लगाए जा सकते हैं, जो कि दूरी हमारी 8 मीटर बाई 8 मीटर की दूरी पर हम 65 पौधे लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जो संख्या का जिक्र किया है, लेकिन जो अगर हम सिंचाई की बात करें, जो लीची का पौधा है उसके लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? साल में कितनी सिंचाई करें या कितने महीनों पे करें, कितने हफ्ते के बाद उसमें पानी देना जरूरी रहेगा? लीची में पानी का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से फल आने, फल बनने और फल के विकास के समय पर्याप्त नमी आवश्यक है। गर्मी के मौसम में पौधों को पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। दूसरी ओर खेत में पानी का लगातार जमाव भी नुकसानदायक होता है। इसमें जो हमारा रहता है युवा, जो पौधा होता है युवा, उसमें निश्चित सिंचाई की जरूरत होती है। जहाँ तक संभव हो ड्रिप सिंचाई अपनाना पानी की बचत और बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयोगी हो सकती है। और सिंचाई का इसमें हमारा विशेष ध्यान रखना होता है। जब हमारा लीची का जो पौधा है, लीची के पौधे में हमारा जो फूल, फल और फल का विकास, उस समय में हमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, पानी का जिक्र किया, कई बार देखते हैं कि जो लीची के पौधे होते हैं, जब इनका सीजन आता है कि अब जो है ना लीची जो है ना भाई सही तैयार हो गई है, लेकिन उसमें कई बार फल फटने की समस्या रहती है, ऐसा किन कारणों से होता है? जी हाँ, ये जो है ये लीची के अंदर एक बड़ी समस्या है फल फटना। फल फटना लीची की जो है विकास, जो फल का विकास के दौरान पानी की कमी अगर हो जाती है या अनियमित सिंचाई अगर होती है या अधिक तापमान होता है, तो ऐसी परिस्थिति में लीची का फल फट जाता है। इसको फल फटाव को बचाने के लिए हमें, जब हमारा लीची का पौधा फ्रूट की स्टेज में होता है, फल विकास होता है, तो उसमें सिंचाई की नमी, सिंचाई की बनी रहनी चाहिए। उसको हम मल्चिंग के द्वारा भी नमी को मेंटेन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे फल फटने की समस्या के साथ साथ कई बार देखते हैं कि कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि जो मल्चिंग है क्यों ना अपने खेत में की जाए। मल्च बिल्कुल सही किसान भाई सोचते हैं। मल्चिंग का हमारे खेत में नमी को पर्याप्त बनाए रखने के लिए किया जाता है और खरपतवार को भी हम इससे नियंत्रण करते हैं। तो मल्चिंग से हमारा जो पौधा है उसमें नमी होने के कारण उसके जो हमारे जो फूल फल जो तैयार होता है उसकी ग्रोथ पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और मल्चिंग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे जो किसान भाई हैं अगर बाग बगीचा लगा रहे हैं तो उनको मल्चिंग करना बहुत ही जरूरी रहता है। यानी कि डॉक्टर साहब, जो मल्चिंग करना है तो फायदेमंद ही रहेगा। फायदेमंद है, एक तो इससे खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं और नमी को बना सकता है। जी बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि मल्चिंग से जो है ना नमी भी बनी रहेगी और साथ साथ में जो खरपतवार है वो भी कम उगेंगे।
तो कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब, जो लीची का पौधा लगाते हैं उसमें कई प्रकार की जो है ना बीमारी आने की संभावना रहती है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो लीची के पौधे पर आती हैं और लीची के पौधे को ख़त्म भी कर सकती हैं? वो लीची के पौधे में जहाँ तक बात है बीमारियों की, तो लीची में सबसे ज़्यादा लीची माइट आती है, फल बेधक आता है, फल चूसक कीट आता है, जो कि ये महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। इनको हम अपना इंसेक्टिसाइड के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्या रहता है, इसके अतिरिक्त जो रहता है हमारा, किसान को सबसे पहले नियमित रूप से बाग की निगरानी करनी बहुत ज़रूरी होती है जी। जो रेगुलर नियमित जो अपनी उसको जिम्मेदारी नियंत्रण की करेंगे तो उससे हमें समय समय पर बीमारी का पता रहेगा, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड के द्वारा। देखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे अगर एक किसान भाई जिन्होंने बाग लगाया हुआ है लीची का, हो सके तो वो शाम को या सुबह के समय अपने खेत में जरूर जाके देखें कि क्या किसी पौधे को बीमारी तो नहीं लगी हुई है। बिल्कुल रिसाला भाई, बिल्कुल नियमित जो किसान अपने खेत में जाके अपने पौधों को देखेंगे तो उनको नियमित रूप से उनको पता रहेगा कि अब मेरे जो इसमें है बगीचे में किस तरीके की क्या बीमारी आ रही है, तो उसको समय से कंट्रोल कर सकते हैं। उसको इंसेक्टिसाइड के द्वारा कर सकते हैं, उसको फंजीसाइड के द्वारा कर सकते हैं, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी का मौसम आता है और गर्मी के मौसम में जो है ना ये जो लीची का फल है ये काफ़ी मात्रा में आता है, पर इस समय जो है ना देखते हैं कि जो लीची के बाग में है जो फल लगे हुए हैं उनको तोड़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें? लीची के बाग में जो तुड़ाई है हमारी, फल जो हमारा है किस्म के अनुसार हमारा जो है उसकी तुड़ाई की जाती है। और जो किस्म रंग विकसित जो होता है हमारा लीची में, क्या रहता है कि जब वो अपना जो उसकी जो बाहरी जो परत होती है उस पर कंप्लीट अपना रंग विकसित कर लेता है और आकार और स्वाद उचित हो जाए तो फल बाजार के तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। फल को तुड़ाई करते समय हम इसको गुच्छे में इसकी तुड़ाई करते हैं और उसमें कुछ पत्तियां भी तुड़ाई के साथ साथ किया जाता है, जिससे कि हमारा जो फल है तुड़ाई में जब हम उसको गुच्छा बनाते हैं तो हमारा लॉस होने के चांस भी कम रहते हैं। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, जब भी फल की तुड़ाई करनी है तो उसका आकार, उसका रंग और उसका जो हमारा है स्वाद, उसके अनुसार ही उसको तुड़ाई की जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे तुड़ाई करने के बाद किसान भाई सोचते हैं कि उसको मंडी में लेके जाएं, कहाँ पर इसका विपणन हो सकता है? इसमें जो लीची की तुड़ाई होती है कि इसकी हम लोकल मंडी और दूर की मंडियों में भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई को ये विशेष ध्यान देना होगा, जब हम तुड़ाई करते हैं तो इसकी जो है सेल्फ लाइफ कम होती है। तो जहां तक ये है कि उसको भंडारण की भी आवश्यकता हो सकती है और भंडारण में शीत गृह वगैरह जो होते हैं उसमें भी आप रख के आप उसकी सेल्फ लाइफ को कर सकते हो। लेकिन जो मंडी आपके नज़दीक है, आपके जो सरकार द्वारा जो मंडी बनाई गई है, फल मंडी है, तो आप वहाँ पे उसको तुड़ाई करके और सीधा वहाँ पर दे सकते हैं। और लीची एक गर्मी का बहुत स्वादिष्ट फ्रूट है और इसका जो है अधिकतर जो रहता है हमारा गर्मी के टाइम में, इसको जूस में भी हम प्रयोग करते हैं जी। इसका स्क्वैश भी बनाया जाता है और इसके विभिन्न प्रकार के जो है नेक्टर वगैरह है, पल्प है, इसको मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर तैयार भी कर सकते हैं, जिसको हम कमर्शियल रूप में मंडी में भी सप्लाई कर सकते हैं। हमारे फार्मर एफपीओ के द्वारा गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम आती है जिससे किसान इसका उचित लाभ ले सकता है। डॉक्टर मनिंदर सिंह जी, कोई और अन्य जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं या जिन्होंने जो है ना बाग लगाने की सोची है, अभी भैया हम लीची का बाग लगाएंगे, उनको ऐसी जानकारी कोई और देना चाहोगे? हाँ, मैं अपने जो किसान भाई है और बहनों को यही कहना चाहूँगा, लीची का बाग लगाने से पहले हमें भूमि, जलवायु, सिंचाई सुविधा, उपयुक्त किस्म और बाजार का जो है अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिए। प्रमाणित पौध सामग्री का प्रयोग जो है हमारा गवर्नमेंट नर्सरी या रजिस्टर्ड नर्सरी से हमें अपना जो पौधों का जो चयन करना है वो वहाँ से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल अधिक उत्पादन के लक्ष्य न हो बल्कि अच्छी गुणवत्ता, अच्छी तुड़ाई, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और बेहतर बाजार मूल्य भी लक्ष्य होना चाहिए, जिससे किसान भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा पर एकड़ अपना लाभ उठा सकता है।
और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो किसान भाई लीची का जो बाग लगाता है तो पर एकड़ जो हमारा है लगभग 2.5 से 4 टन हमारा लीची का उत्पादन होता है। और जिसकी अनुमानित जो आप इसका जो है आमदनी जो रहेगी वो हमारी लगभग 4 से 5 लाख पर एकड़ की आमदनी लीची के बगीचे से ले सकता है। तो डॉक्टर मरेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं या जिन्होंने एक लीची के बाग लगाए हुए हैं या जो अभी लगाने की सोच रहे हैं उनको दी, इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिसाला भाई। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो सरोज जी, हाँ जी, तो ये तो सुनवाई आपने बातचीत कि भाई जो लीची के बाग हैं उनके लगाने में सावधानियां पर। तो आज के तापमान का जिक्र करो। हाँ जी बिल्कुल। रिसाला भाई, अगर हम आज के अधिकतम तापमान की बात करा तो वो रहा 34 डिग्री सेल्सियस, और अगर न्यूनतम की बात करा तो वो रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम कल की बात करें रिसाला भाई, तो कल का अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। मंडी भाव का भी जिक्र करो। हाँ बिल्कुल करांगे। अगर हम गेहूं की बात करें रिसाला भाई, तो आज का जो गेहूं का भाव है प्रति क्विंटल के हिसाब से 2550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अगर हम धान की बात करें तो धान की है जो 2580, इसका 2580 रुपये प्रति क्विंटल इसका आज का बाजार का भाव रहा है। जो किस्म है वो है 1509। और अगर हम बात करें सब्जियां के बारे में भी बात कर लें, कुछ मंडी में जो के भाव चल रहे हैं। अगर हम आलू की बात करें तो आलू का भाव आज का जो रहा प्रति क्विंटल के हिसाब से 1550 रुपये। और प्याज है उसका भाव रहा 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। फूल गोभी की बात करें तो वो रहा 45 रुपये प्रति किलो। और फल फ्रूट की बात भी कर लें थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सेब, देखो आजकल तो सेब बहुत चल रहा है, तो इसका जो आज का भाव रहा है वो रहा 100 रुपये प्रति किलो। और नाशपाती जो आजकल वो भी चल रही है, तो इसका बाजार का भाव रहा 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो ये तो करे भाई मंडी भाव का जिक्र, और भाई ईब करावांगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं ये रागनी। कोई मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने कई हो जाके याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने हो जाते याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनया पे। कंवर थारा गंगा जी पे सोरा दुख मोनाड़ तले ने पूरा हिरे दुख मोनाड़ तले ने पूरा। और लड़का कती मरण में हो रहा जो पाला था याद लड़ाते याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे उन्हें आगे। मानस का कुछ ना चले चारा थारे तो आज पाट लिया थारा हिरे थारे तो आज पाट लिया थारा। और श्रवण रोवे दिल का प्यारा तो चलो मैं पाठा के याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आके।
भारी छोरा रो दे किलकारी छोरा रो दे किलकारी अरे आंधी माता दिल की प्यारी लाड करे छाती कहला के याद मिल पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आके मुसफ खेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने यो जाके याद मिल पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आके जिस पर करड़ा हो जार के कर गरीब बेचारा घर रे के कर गरीब बेचारा अरे माई चंद का काम दुआन पर सारा हाल सुना दूंगा के याद मिल पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आते मनुष्य खेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने क्यों जाके याद मिल पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मन आते। और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे रामनिवास शर्मा। तो सरोज जी अब जो है ना एक बात और करने लगे आप। हाँ जी भाई जो फसलों में परागण क्रिया है उसके लिए जो मधुमक्खी वंश है उनका प्रबंध किस तरह करना चाहिए, क्योंकि भी जो मधुमक्खी ऐसा कीट है जो परागण में बड़ी सहायता करा है, क्योंकि नहीं सोचा है कि भी परागण क्यों हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा बता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो परागण है ना फूल का जो नर भाग है और जब मादा भाग तक पहुंचाने की जो विधि है जो तरीका है वो ही परागण कहा जाए उसमें। और भाई इस परागण क्रिया में जो परागण है उनको फूलों के जो नर भाग है मादा भाग तक पहुंचाने के लिए किसी बाहरी माध्यम जिस तरह के जो जलवायु हो सके है या जीव जंतु हो सके है इसकी जरूरत पड़ा है। कई बार देखा है कि जो हवा के गेला भी जो है ना परागण क्रिया हो सका है। पर भाई सबसे जो अहम जो है ना बात करें कौन से कीट की करेंगे, मधुमक्खी। तो परागण क्रिया में जिक्र भी कर रहे हैं क्योंकि जो फसलों में परागण है भाई उसके लिए जो मधुमक्खी जो वंश है इसके उनका प्रबंध करना बड़ा जरूरी हो जाए। परागण सेवा में जो अधिक से अधिक भाग प्राप्त करने खातर मधुमक्खी वंश का उत्तम प्रबंध करना वो बहुत जरूरी माना जाओ है। परागकरण करने वाले जो मधुमक्खी के वंश है उनका सबसे पहले तो शक्तिशाली होना बहुत जरूरी हो, क्योंकि जितना अधिक संख्या में मधुमक्खी होंगी उतना ही वो अधिक परागण होगा। मौन वंश है उनमें जो 8 से 10 चौखट हैं, चौखटा पे मधुमक्खी होनी चाहिए और इसमें लगभग 6 से 8 छत्तों में शिशु होने चाहिए। यदि किसी शिशु जो वंश है इनमें शिशुओं की संख्या कम हो तो उस वंश की या किसी अन्य वंश की जो कि परागण में उपयोग में ना लाया जा रहा हो शिशुओं की वो चौखट है उसकी दी जा सके है। बिल्कुल, क्योंकि सरोजी बात न्यू है जो रानी मधुमक्खी है ना एक तो नई होनी चाहिए और गर्भी तो क्योंकि जो नई रानी ज्यादा अंडे देगी और जिससे जो है ना ज्यादा बच्चे होंगे उनका पालन भी होएगा और शिशुओं के पालन पोषण के लिए ज्यादातर जो है ना पराग की जरूरत पड़ा है। तो इस करके जो है ना जो ज्यादा पराग इकट्ठा करने खातर जो मधुमक्खी है ज्यादा परागण सेवा करा है। क्योंकि जो परागण सेवा के लिए वंश तब तक एक भाई स्थानांतरित न कराएं जब तक संभावित जो फसल है ना कम से कम 5 से लेकर 10% पौधे में फूल आ जाए और पहले जो स्थानांतरित करने में कमेरी मधुमक्खी साथ में जो दूसरी फलों वाली फसलों पर जाने लगा है तो उस फसल पर नहीं जाएंगी। तो इससे जो है ना परागकण सेवा होनी चाहिए। और कई बार देखा है कि जो मोने हैं जो नजदीक वाले पौधे में ज्यादा काम करा है और दूर वाले पौधे पर कम काम करेंगी, क्योंकि जो मौन वंश है इनको सारी जगह में अच्छी तरह वितरित करके रखें ताकि जो सारी फसल में बराबरता परागकण की जो सेवा है उसका लाभ हो सके। और इसके गिले गिले जिस तरह के जो किसी फसल में विशेष रूप से देखा है जो मधुमक्खियों के द्वारा जो पराग करवाने के लिए उस फूल के कुछ फूलों को मसल के उसमें चीनी पानी के घोल में मिला के मधुमक्खी वंशों को खुराक देने थे
बिल्कुल मधुमक्खियों पर उस फसल पर वो जानी शुरू हो जाएंगी। इसके बारे में और थोड़ी सी बात करा कि जो परागकरण क्रिया है इसमें मौन वंशा की जो संख्या है मौन वंशा की, उसमें कई तरह की फसलों हैं, अलग अलग वो हैं। बिल्कुल। तो यह जो संख्या है फसलों के पौधों की संख्या है, पौधों में फूलों की संख्या है, फूलों में परागर मधुरस की मात्रा है और मधुमक्खियां में आकर्षण क्षमता है, इस पर निर्भर करे सारी चीज़। और जितनी भी तरह की फसल हैं इनमें परागकरण के लिए मधुमक्खी 1 से 8 वंशों की जरूरत पड़े हैं। हाँ, एक बात और है इसमें, हाँ जी, कि जो मधुमक्खियां हैं उनमें जो पराग इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको बढ़ावा देने खातिर भी जो मौन गृह है ना, उनमें पराग तय भरी चौकटों को निकाला जा सका है। और एक बात और याद रखे भाई, जो मधुमक्खी पाला है भाई, परागण के लिए भी जो मौन वंशों को रखने के बाद फसल पर जो है ना उसके आसपास का जो क्षेत्र है किसी भी तरह के कार्यक्रम भाई कीटनाशक बिल्कुल ना छिड़कें। और यदि भाई छिड़कना जरूरी हो तो कीटनाशकों का भाई एक थोड़ा सा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना कि जो मधुमक्खी है ना उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मधुमक्खी आवेंगी भाई तो परागकण लेने खातिर तो भाई हो सके भाई मर भी सका है। तो इस करके भाई जब दवाई भी छिड़का है तो ध्यान रखा है मधुमक्खियों का। हाँ, एक बात और जानकारी देते भाई ना भाई लगे हाथ। जानकारी ये है कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है ना वो किसाना के लिए देखो कितना लाभदायक रहेगा। तो ये एक पोर्टल है सरकार का, किसाना खातिर एक पोर्टल है जिसमें किसान अपनी फसल का, खेती का, फसल की बुआई का विवरण दर्ज करा सके हैं। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य क्या माना जाओ है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, खाद बीज, कृषि के उपकरण है, उन पर सब्सिडी मिले हैं। बिल्कुल। और मंडी संबंधी जानकारी मिले है, और जो भी प्राकृतिक आपदाओं है जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, इस तरह में उनकी मदद करे, सहायता करे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो किसान भाई है हमारे उनकी इनका सुविधाओं का फायदा उठा सकें। तो इन सारी बातों खातर भाई आपने जो है ना मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है और जाकर अपना पंजीकरण बड़े आराम से करवा सका है। अरे एक जानकारी और देंगे सरोज जी भाई है ना, क्योंकि जो जीवामृत है ना कई बार जिक्र भी करते रहे हैं कि भी जो प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि एक बीजामृत तैयार करने के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि भाई जो बीजामृत जो है ये एक प्राकृतिक दवाई है, इसको तैयार करेंगे तो भाई खेती में इसका छिड़काव करेंगे तो बड़ा फायदा रहेगा। और भाई जो सामान है वो इस तरह रहेगा। 5 लीटर पानी जिसमें 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और जमीन के किनारे की मुट्ठी भर मिट्टी और 15 लीटर आकार का एक ड्रम, जिसमें गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेके उससे बांध देना है और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक उससे डबो के रखना है और 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो के रखना है। और अगली सुबह कपड़े में जो बांधा है गोबर, उस गोबर की पानी में 3 बार अच्छी तरह निचोड़ लेना है उसकी। और फिर इसी पानी ने खेत के मेड़ पे बांध में एक मुट्ठी मिट्टी थी अच्छी तरह इन सामग्री ने मिला देना इस सामग्री में इस मिट्टी थी। और जो भी उपरोक्त घोल बनाया इसमें 1 लीटर और गौमूत्र है, 5 ग्राम हल्दी पाउडर है, 100 ग्राम गुड़ है, चूना है, पानी, सारी तरह थी जो भी सामग्री है उसने अच्छी तरह मिला के तैयार कर लेना है। और इस तरह ये हमारा बीज जो है बीजामृत बन के तैयार हो जाए। तो बहुत अच्छी जानकारी जो है ना बीजामृत बनाने के बारे में आपने जिक्र कराया। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा हो। सुनने वाले सारे भाइयों ने सरोज शर्मा की और भाई रसाले भाई की ओर तय
राम राम राम। राम।